जनजाति के छात्र जो इस योजना के लाभार्थी हैं वो कहीं पर भी जाएं, भले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, भले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, IITs हों, IIMs हों, जहाँ पे भी वो जाते थे, जितनी फीस होती थी उतनी स्कॉलरशिप उनको दे दी जाती थी। मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उतनी फीस उनको दे दी जाती थी, पर 2016 के बाद उसमें कैपिंग कर दी गई कि जो प्राइवेट उसमें जाके पढ़ाई करेगा उसको 15,000 मात्र उनको दिया जाएगा, या जो सेंट्रल की संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, उसकी कैपिंग 70,000 कर दी गई। IITs, IIMs को लेकर 90,000। तो भाई उसके ऊपर जितनी फीस है वो फीस उन छात्रों को अपनी जेब से देनी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप, और ये आंकड़े भी सामने आए, परिणाम स्वरूप आप देखिएगा 2016 में जब से इस कानून को लागू किया गया, मात्र 1 साल के भीतर ही लगभग 1 लाख बच्चों ने, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले 1 लाख बच्चों ने विड्रॉ किया। 2015-16 में 1,55,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे। 2016-17 में ये संख्या 1 लाख से ज्यादा गिरती है 1 साल में ही ड्रॉप आउट्स, और ये संख्या जो 1,55,000 थी वो 2016-17 में मात्र 37,372 रह जाती है। और साल दर साल इसी तरीके से हम लोग इसमें गिरावट देखते आ रहे हैं। कारण कैपिंग। पहले जो पूरी राशि मिलती थी छात्रों को, उस पे सीमा बांधने के बाद जो अतिरिक्त राशि है वो बच्चे नहीं दे पा रहे। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो शिक्षा हासिल कर सकते थे वो तालीम वो लोग हासिल नहीं कर पाए। ये एक विषय। इसी क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में इसी स्कॉलरशिप में कुछ और बदलाव किए गए। ये कैपिंग का विषय बिहार सरकार के द्वारा ही लागू किया गया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। बट 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा कुछ इसमें बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत मैट्रिक कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को फ्री शिप कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। ये नियम बनाए गए और ये देश भर के लिए था। इस नियम की शुरुआत सबसे पहले 2016 में हमारे आज के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस फ्री शिप कार्ड की शुरुआत 2016 में गुजरात में की गई थी, और उसके बाद 2021 में इसको देश भर में इसको लागू किया गया। इस फ्री शिप कार्ड के तहत आपकी ट्यूशन फी, आपकी हॉस्टल फी, या इसी तरीके के जितने अतिरिक्त खर्च होते हैं छात्रों के, वो आपके सीधा DBT के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अभी तक छात्रों को दिक्कत आती थी, भैया ट्यूशन फी कैसे देंगे या हॉस्टल फी कैसे देंगे। देने में आगे पीछे हुआ तो हॉस्टल से निकाल दिया जाता था, ट्यूशन उनको देने से मना कर दिया जाता था। तो इस फ्री शिप कार्ड का लाभ उन अभ्यर्थियों को हो जो कि ये देश भर में उसका लाभ हमारे छात्र उठा रहे हैं। पर बिहार में इसको अभी तक लागू नहीं किया गया। बिहार में फ्री शिप कार्ड की योजना जो कि 2021 से ही अधिसूचना के बावजूद बिहार में इसको लागू नहीं किया गया। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं मौजूदा बिहार की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बड़े बड़े वादे करते हैं, पर कैसे ये सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। और मैं 1-2 और उदाहरण के साथ इस बात को मैं स्पष्ट भी करूंगा और पुख्ता करूंगा कि क्यों ये दलित विरोधी है। अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी कार्यशैली में इनका ये दिखाई देता है। उनसे हम लोग ये मांग करते हैं, 3 मांगे हैं जो प्रमुखता से हम लोग रखना चाहेंगे। पहली मांग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 को बिहार में तत्काल लागू करने हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भारत सरकार बिहार सरकार अधिसूचना जारी करे ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और ये फ्री शिप कार्ड का लाभ बिहार के भी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र उठा सके। दूसरी मांग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधानों के अनुसार योग्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थी
को फ्री शिप कार्ड जारी करने तथा पूर्ण ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में करने का निर्देश SC/ST कल्याण विभाग बिहार सरकार अपने अधिकारियों को करने के लिए कहे। 2021 से ही इनको इसका लाभ मिलना चाहिए था, तो ये बैकलॉग भी इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये बैकलॉग भी रिलीज किया जाए, ये अधिसूचना बिहार सरकार जारी करे। और तीसरी और अंतिम मांग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी के अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले SC/ST कल्याण विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 4061 दिनांक 16/5/2016 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जो भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधान के खिलाफ है और योजना के मूल उद्देश्य को खत्म करने वाला है, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। जो कैपिंग इन्होंने कर दी है, उसकी जो एक अधिकतम सीमा, एक अपर लिमिट जो तय कर दी गई है, उस अपर लिमिट को हटा दिया जाए। ये इसके मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है। जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को बनाया गया, उसमें अगर आप इस तरीके से कैपिंग कर देंगे तो उस उद्देश्य को ही हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने इसकी शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है कि भैया कैसे अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को शिक्षा में, भाई आप उनके पढ़ने लिखने में, पढ़ाई में ही आप बाध्यता आप उत्पन्न कर रहे हैं। वो बेहतर तालीम, बेहतर शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाए, उसमें आप गतिरोध आप उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, आए दिन जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है, और मैं टारगेट किलिंग इसीलिए कह रहा हूं, चौकीदारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जो हम लोग की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उन लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दलित युवाओं के साथ किसी की गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है, किसी की गोली मार कर। बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप आंकड़े देखेंगे, आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पर उत्पीड़न बढ़ा है, और ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक तरफ तो खामोश रहते हैं, और दूसरी तरफ पिछली बार चुनाव से ठीक पहले, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि भैया ये झुनझुना दिखा रहे हैं, उस वक्त चुनाव से ठीक पहले इन्होंने घोषणा की थी। पहली बात तो एक मुख्यमंत्री हत्या की बात ही कैसे कर सकता है, ये अपने में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पर उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने हत्या को लेकर योजना बनाई थी। 2020 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, और गृह मंत्री होने के नाते उनको इतना सशक्त होना चाहिए था, बोलते कि भैया मेरे प्रदेश में मेरे रहते हुए कभी कोई हत्या नहीं होगी, ये इच्छा शक्ति उनमें होनी चाहिए थी। पर इस इच्छा शक्ति के विरुद्ध मुख्यमंत्री जी 2020 में एक योजना लेकर आते हैं, जिसके तहत कहा जाता है कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी, दलित महादलित परिवार में हत्या होगी, तो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आज की तारीख में भैया आए दिन हत्याएं हो रही हैं, और आप जाइए जाकर स्थानीय प्रशासन से पूछिए तो अधिकांश जगहों पर तो उनको पता ही नहीं है भैया कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। परिणाम स्वरूप इसका लाभ उन लोगों को मिलता नहीं है। बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हत्याओं में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, मैं खुद या हमारे पार्टी के नेता नहीं जाते, जिसमें अधिकांश दलित परिवार भी हैं। मैं कल रात भी गया था भैया, गया जहां एक चंद्रवंशी परिवार में हत्या हुई, वहीं एक पासवान, अरुण पासवान, उनकी हत्या कर दी गई। कितनी ऐसी हत्याओं में लाभ मिल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच पूर्णतः दलित विरोधी है। बिहार में हम लोग जब दलित कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बंटवारे की राजनीति को इतना साधा है कि आपको बार बार 2 शब्दों का आपको उपयोग करना पड़ता है, दलित के साथ महादलित भी कहना पड़ता है। ये कौन से संविधान के तहत है? जब आप लोग पूर्णिया में आप लोग रैली करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान की हत्या की जा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? कौन से संविधान की धारा कहती है
कि आप अनुसूचित जाति को और बांटने का आप काम कीजिए। कौन सी धारा के तहत आप बांट रहे हैं बताइए? बल्कि संविधान तो दलित शब्द का उपयोग भी नहीं करता। संविधान सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की बात करता है। बोलचाल की भाषा में जरूर हम लोग दलित शब्द का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, पर आपने तो उसको भी आगे बांटकर महादलित कर दिया भैया। ये कौन से संविधान के तहत आपने किया? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश को आप एक साथ लेकर चलें, एक साथ मुट्ठी में बांधकर चलें। आप उसी में विभाजन करने का आप काम कर रहे हैं। तो बंटवारे की राजनीति आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दलित महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, कभी लवकुश करिएगा, कभी कोरी कुर्मी करिएगा, कभी अगड़ा पिछड़ा करिएगा। आप तो पुरुष महिला में बांटने का काम करते हैं भैया। क्या बयान दिए थे आप जनसंख्या को लेकर पुरुषों के बारे में? तो जो मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति कर रहे हो, वो लोग जाकर बोल रहे हैं भैया कि संविधान की हत्या हो रही है। किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं भैया उस मन से? आपको लगता है कि देश में कभी संविधान की हत्या होगी? क्या भारत का संविधान इतना कमजोर है कि हत्या कर दी?